कोर्ट का जज बन सकता है, तो भारत में क्यों नहीं बन सकता। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। हम जो यहाँ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, एक तो यहाँ हमने सारे जो एक तरह से सुधारवादी हैं वो भी बीमारों की फौज, जैसे कहेंगे संविधान खतरे में। संविधान को इस देश की सरकारों ने माना कब था? अब मैं गिनवाता हूं कहां कहां नहीं मानते संविधान को। एक आर्टिकल है, मैं यहां आर्टिकल लेने की जरूरत नहीं समझता, कॉमन आदमी भी समझेगा उसको, कि हम जो है साइंटिफिक सोच को विकसित करेंगे। दिन भर जो टीवी चैनल चलते हैं, क्या वो भारत में साइंटिफिक सोच को विकसित करते हैं? इसके माने हम संविधान को नहीं मानते, सवाल नंबर 1। दूसरा पॉइंट, यूएनओ के चार्टर के तहत हम सब यूएनओ के मेंबर हैं, यूएनओ के चार्टर को हम फॉलो करेंगे। उसमें यह कहा गया है कि सब देश इंडिपेंडेंट हैं, सर्व सार्वभौमिक हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे। क्या हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं? नहीं करते हैं। इसका मतलब हम अपने ही बनाए संविधान को नहीं मानते। नंबर 3, आर्टिकल 312 वो ये कहता है कि देश में एक कमीशन होगा जो जजेस की भर्ती संबंधी, उनकी तरक्की, भर्ती, ट्रांसफर, इस पे काम करेगा। आज तक 70 साल में आपने आर्टिकल 312 का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बनाया आपने आयोग? कभी सरकार अपने पास खींच लेती है, कभी जुडिशरी अपने पास खींच लेती है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं एज ए लॉयर, जजेस की भर्ती का काम जुडिशियल नहीं है, जजेस की भर्ती का काम एडमिनिस्ट्रेटिव है। इसमें जुडिशरी की अखंडता कहां से आ जाएगी, उसकी निष्पक्षता कहां से आ जाएगी? टीचर की भर्ती क्या कमीशन नहीं करता? साइंटिस्ट की भर्ती क्या कमीशन नहीं करता? पुलिस की भर्ती क्या कमीशन नहीं करता? तो जजेस की भर्ती केवल भारत में जज करते हैं, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता। राइट, ये एक सोचनीय प्रश्न है। अब अगला सवाल आता है, एक यहाँ इशू है जो सारे देश को सिर्फ फुटबॉल के रास्ते पे हमने खड़ा कर दिया, रिजर्वेशन। मैं आज उस पर बता देता हूँ, मुद्दा चल रहा है, वहीं से ले जाएंगे उसको। इस 3 आर्टिकल हैं 340, 41 और 42। ये तीनों आर्टिकल ये स्पष्ट कहते हैं कि हर 10 साल में इस देश में जातियों का संसद में रिव्यू होगा। जो जाति औसत से ज्यादा तरक्की कर पाई है उसको बाहर कर देंगे, जिसने तरक्की नहीं। Find all kinds of sites, whether big or small, luxury or budget, on Google Search. So before you do shopping, shop on Google Search. नहीं की है उसको हम इंक्लूड कर देंगे। जब ये कंसेप्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या आपने आज तक जातियों की गिनती की? नहीं की। क्या आपने जातियों का रिव्यू किया? नहीं किया। जब आप गिनती भी नहीं करते, जातियों का रिव्यू भी नहीं करते, अब सवाल एक और आता है। एक 1950 का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, देखिएगा कितना बड़ा तमाशा इस देश में होता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को समझें, एक ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस की जो मियाद है 6 महीने होती है, लेकिन वो ऐसा स्पेशल ऑर्डिनेंस है उसकी मियाद आज तक खत्म ही नहीं होती है। वो 1950 से लेकर आज तक चलता है। अब उसको समझिए वो क्या है। आप अमेरिका में बैठ के हंसेंगे, क्या ऐसा भी होता है? वो ये है कि यदि कोई दलित जो हिंदू है, यदि वो मुसलमान या ईसाई में कन्वर्ट हो जाए तो उसका रिजर्वेशन का हक लैप्स कर जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आती है। जब बात आती है इस देश की माइनॉरिटी जिसमें सिख, ईसाई, मुसलमान हैं, अभी सिख और बौद्ध को तो आपने जोड़ दिया है, लेकिन मुसलमान और ईसाई पे आपका ध्यान नहीं गया। तो यदि वो अपना हक मांगे तो आप कहेंगे नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई दलित कन्वर्ट होता है तो उसका आप आरक्षण खत्म कर देते हैं। वो किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। इसका एक समाधान है बहुत आसान। इस देश में 4 सेक्शन हैं। एक यहाँ पे अपर कास्ट है, एक यहाँ पे बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, तीसरा यहाँ पे SC/ST कम्युनिटीज हैं, चौथा यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज। चारों कम्युनिटी प्रिस्क्राइब हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आइडेंटिफाइड हैं। आप चारों की सेंसस करवाइए। माइनॉरिटी की सेंसस अभी होती है, SC की होती है, बाकी की नहीं होती। बाकी की भी आप सेंसस करवा लीजिए और जिस कैटेगरी में जो है उसमें उनको डालिए। आबादी के आधार पर सारे देश का रिजर्वेशन 100% कर दीजिए और सभी पे क्रिमिनल लगा दीजिए। इस देश का झगड़ा सदा के लिए खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में हर साल 200-250 मुकदमे इसी बात के होते हैं, वहां वक्त जाया होता है। एक सटीक पॉलिसी आप बना लीजिए एक बार, कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं आएगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, सारा देश तरक्की पे होगा। अभी क्या है, SC से जनरल का नफरत करता है, जनरल वाले से OBC नफरत करेगा, उससे फिर माइनॉरिटी नफरत करेगी। आपने ऐसी पॉलिसियां बनाई कि आपने सारे देश में झगड़ा पैदा कर दिया, सारे देश में नफरत पैदा कर दी। जाति के आधार पर नफरत है। और एक और मजे की बात है, 70% पद इस देश में, मैं एक आंकड़ा पेश करता हूं, सब लोग सुने और इस चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1935 का एक आंकड़ा मेरे पास है, जिसको चाहिए कॉपी ले ले।
ईसाई देश में 15% नौकरियों में हुआ करते, अभी वो 1% से कम है। एक कायस्थ कम्युनिटी हिंदू में होती है, वो 35% हुआ करती थी, वो अभी 2% है। मुसलमान जो है उस वक्त 35% उनकी आबादी थी और वो नौकरी में 35% हुआ करता था। ब्राह्मण जो है वो 3% उसकी आबादी देश में है, वो उस वक्त 3% नौकरी में था, अभी वो 70% है। ये यूपीएससी के डाटा, गवर्नर के डाटा, कैबिनेट मिनिस्ट्री के डाटा सारे आप ले लें, 70% पोस्ट पे वो अकेला है और 10% पे जो अदर फॉरवर्ड कास्ट है उनका हिस्सा है। बाकी जो SC ST है वो 4% क्लास 1 में है, सफाई कर्मी को लगा के 12%, क्रिश्चियन 1% से कम है, कायस्थ 2% से कम है, मुसलमान 2% से कम है, ओबीसी क्लास 1 क्लास 2 में 8% है, क्लास 3 क्लास 4 लगा के आप जाएंगे तो 12% के करीब होगा। सारी यूपीएससी में बेमानी है। यूपीएससी के हर एग्जाम के इंटरव्यू के रिजल्ट आप देख लें, उसमें यदि किसी कम्युनिटी विशेष का आदमी है तो उसके नंबर कम होंगे, किसी और कम्युनिटी का तो नंबर ज्यादा होंगे। और इसके साथ इतना ही नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो है आप प्री के नंबर नहीं बता सकते। क्यों भाई, प्री के नंबर क्यों नहीं बताएंगे? इसके साथ एक और है, पहले एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम होते थे, सारे रोल नंबर आपके मार्च से एक साथ छपते थे अखबार में। अब आप बेईमानी में चूंकि उतर गए हैं तो वो छपना बंद हो गया। आप जब ऑनलाइन देखेंगे तो आप अपना रोल नंबर लगा के अपना ही देख सकते हैं, किसी और का आप पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब सिस्टम में कहीं खराबी है। मैं ये कहता हूं आप इस रिजर्वेशन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए इसको। इस देश में ट्रांसपेरेंसी ले आइए और हर 5 साल में संसद में एक दिन बैठ के चारों वर्गों का रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे। यहाँ अभी भाई एक बात मैं और बता दूं, हम लोग डेमोक्रेसी के पैटर्न पे यहाँ सरकार चलाते हैं। डेमोक्रेसी के 3 फैक्टर हैं, यदि वो तीनों आप नहीं मानेंगे तो ये डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। पहला फैक्टर तो है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन आप सभी कम्युनिटीज को देंगे, ये डेमोक्रेसी का पहला सिद्धांत है और इसके बिना डेमोक्रेसी चल नहीं सकती दुनिया में। दूसरा फैक्टर है कि आप जो है अपोजिशन सशक्त होगा। देश में अपोजिशन कोई काम नहीं करने को तैयार है, जो मुद्दे अपोजिशन को उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा रहा है। नंबर 3 होता है ईमानदारी से सत्ता परिवर्तन, यानी चुनाव आप ईमानदारी से कराएं। क्या ईमानदारी से चुनाव होते हैं? एक सर्वे बताता है कि 5 करोड़ से लेके 200 करोड़ के बीच में पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। इसके माने ये है, मैं एक सवाल सबसे पूछता हूं जो लोग देख रहे हैं, क्या कोई ऐसे लॉयर हैं, 10 वकील होंगे जिनकी औकात 200 करोड़ खर्च करने की होगी, लेकिन 99% वकील ऐसे नहीं है जो एक चुनाव जिंदगी भर काम करके लड़ सके। कोई डॉक्टर ऐसा है देश में जो चुनाव लड़ ले, जो 5 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया खर्च के? कोई प्रोफेसर है जो चुनाव लड़ सके? कोई किसान ऐसा है देश का जो चुनाव लड़ सके? कोई मजदूर है जो चुनाव लड़ ले? इसके माने ये वो लोग हैं जो नंबर 2 के कारोबार करते हैं या उनके पीछे कोई और व्यक्ति है। ईमानदार आदमी कोई भी चुनाव लड़ने की पोजीशन में देश में नहीं। इसके माने राजनीति हम सब लोगों के हाथ से निकल गई। क्योंकि राजनीति निकल गई है इसलिए जनता के मुद्दे संसद में नहीं रखे जाते। वहां जो उनको करना होता वो कर लेते हैं, जनता की